हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव से लेकर के टॉपिक लेकर के आया हूँ। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड टॉपिक, मतलब कॉम्प्रिहेंशन एक क्या है, क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है जो जेईई एडवांस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे खासकर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते ही नहीं है, उसको लेंदी देख करके छोड़ देते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि कभी कभार कॉम्प्रहेंशन बहुत लंबा दिखने में हो, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत ही जल्दी आप बना करके निकल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो जो आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर से। किससे है बच्चों? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का भी कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बता देता हूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है, और इसको देखने के बाद जो आपने पढ़ा है उसमें चार चांद लग जाने वाले, कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं जिनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, जो कि आपको जेईई एडवांस में बहुत ही मदद करने वाला है। तो ये आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो अगर आप देखेंगे यहाँ जो सॉल्ट लिया गया वह गया है, वो किसका लिया गया? CH3COONH4 का, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस के मिलन से ये बना हुआ सॉल्ट है। ठीक है, अब आपकी इच्छा, आप इसको बहुत बार देख भी चुके होंगे वाइल स्टडिंग योर थियरीज। तो ड्यूरिंग द एग्जाम के समय में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक एक लाइन को ना पढ़े, ठीक है? समय वेस्ट होता है। और अगर आप चाहें तो एक बार फटाफट रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने से क्या होता है, बहुत बार चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाती है आपसे सवाल से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, सवाल पे आते हैं, फिर हम लोग रीड आउट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का जो तरीका है ये बहुत बढ़िया है। होता क्या है, आप पहले एक बार रीड आउट कर लिया, आपका समय पार हो जाता है, फिर आप क्वेश्चन में जाते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। तो ये जो समय है इसको बचाने के लिए आप सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं हो रहा तब आप एक बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े ताकि आपको जो भी थियरीज है वो याद आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या बोला? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड आयंस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जब भी आप किसी ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं जो कि वीक एसिड एंड वीक बेस से बना हुआ, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर सेम। ये गलत है, ठीक है? ये गलत है, सेम नहीं होता कभी भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन अभी मैं इसको मार्क करके रखा हुआ हूँ क्योंकि स्टेटमेंट्स में जेईई एडवांस में मोस्ट करेक्ट तक आपको पहुंचना होगा। तो आइए देखते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर डिफरेंट एंड दे कैन नेवर बी अज्यूम्ड सेम। ये स्टेटमेंट यहां तक तो सही जा रहा था, लेकिन इसके बाद ये जो लिखा हुआ ना, दे कैन नेवर बी अज्यूम्ड सेम, ये थोड़ा सा गलत सा हमको लग रहा है। नेक्स्ट क्या? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन इज डिफरेंट बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत करीब होते हैं। एंड गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। अगर आप इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े होते तो आपको यहीं पर वो लाइन मिल जा रहा है। अगर आप इसको अच्छा से पढ़ते हैं, हेंस वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ द आयंस वुड बी क्लोज टू ईच अदर व्हेन दे आर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। डायरेक्ट आपको यहीं पर लाइन मिल गया। मतलब आपका कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज मोस्ट करेक्ट। क्लियर? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और भी समझा देता हूं कि आखिरकार इनका जो वैल्यूज होता है वो इतना करीब क्यों आता है और इनका हाइड्रोलिसिस एक दूसरे पे डिपेंड क्यों करता है। तो इनका हाइड्रोलिसिस एक दूसरे पे डिपेंड करता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करने के कारण इनका जो वैल्यूज होता है वो बहुत क्लोज होता है एक दूसरे के, क्लोज टू ईच अदर। और ये वैल्यूज के क्लोज होने का कारण क्या है आपको पता चला? कॉमन आयन इफेक्ट। और इससे एक बात और निकल करके आती है कॉमन आयन इफेक्ट के, कि किसी एक का हाइड्रोलिसिस दूसरे के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है, सर why the degree of hydrolysis of cation and anions are different over there? The reason is they are close but not exactly same. The reason is what? The reason is due to the different values of KH.
आपको पता है इस वीक एसिड और वीक बेस वाले पार्ट का ही हाइड्रोलिसिस, जो वीक पार्ट होता है सॉल्ट का, उसी का हाइड्रोलिसिस होता है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं एसिड का हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं तो ये वीक पार्ट ऑफ एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा, तो वो उसके KH के वैल्यू पर डिपेंड करता है और इसका KH इसके Ka और Kb के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो जो कि ये दोनों अलग अलग है, हो सकता है इन दोनों का Ka और Kb का वैल्यूज अलग अलग आपको मिलेगा, और इनका K और Kb का अलग अलग वैल्यूज मिलने के कारण अलग अलग आपको KH का वैल्यू देखने को मिलता है। एंड ड्यू टू दिस difference in KH and due to this difference in KH value, the degree of hydrolysis of cation and anions are seems to be different. आ रही है बात समझ में कि क्यों डिफरेंस आया इनके वैल्यूज में? डिफरेंस आने के बावजूद इनका वैल्यूज क्यों क्लोज है एक दूसरे के, और साथ ही साथ एक का हाइड्रोलिसिस दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ये भी आई होप तुम्हें समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, फॉर 0.1 MCH3COONH4 सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या गिवन है? Ka इज इक्वल्स टू Kb। इन दोनों का जो Ka और Kb है उसका वैल्यू सेम है, जो कि 2 × 10⁻⁵ के बराबर है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इनके इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो वीक पार्ट ऑफ एसिड और जो वीक पार्ट ऑफ बेस है, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, उनका कंसंट्रेशन आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो अब फर्दर जो डिसोसिएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? इनके Ka एंड Kb के वैल्यू पर। और आप कह सकते हो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कहीं ना कहीं इस Ka और Kb के वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। और अगर इनका ही वैल्यू सेम हो जाएगा, इनका वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो इनका KH का वैल्यू भी सेम आएगा, और अगर KH का वैल्यू सेम आता है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का वैल्यू भी सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा बेटा, एग्जैक्टली, हल्का सा भी डिफरेंट नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा। इसीलिए ABCD में जो सबसे सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर A इज मोस्ट करेक्ट। इज इट क्लियर? बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? अरे फटाफट बोल दो, बड़ा ही आसान सा सवाल है। दिखने में खाली अगर आप इसके पैसेज को देखेंगे तो थोड़ा डर सकते हैं, लेकिन आगे आपका कहानी बड़ा आसान सा दिखता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इन अ सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3। अब ये NaHCO3 किस तरीके का आयंस आपको देगा? ये एक एम्फीप्रोटिक आयंस देगा। एम्फीप्रोटिक आयन क्या होता है? एम्फीप्रोटिक आयन वो होता है जिसके अंदर H+ देने की भी टेंडेंसी हो और H+ लेने की भी टेंडेंसी हो। अगर वो H+ देता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, जब H+ लेता है तो वो OH- को छोड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई आयन है आपके पास, अगर वो H+ को ले रहा है तो ये H+ कहाँ से लेगा? ये H+ उस सोल्यूशन में आया कहाँ से होगा? पानी से आया होगा, क्योंकि पानी टूटता है H+ और OH- में। तो अगर हम H+ यहां से ले ले तो सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो हम कहेंगे क्या कि ये जो आयन है ये कैसा नेचर को शो कर रहा है? बेसिक नेचर को। तो ऐसे आयंस को हम लोग एम्फीप्रोटिक आयन कहते हैं, जिनके अंदर H+ देने और लेने दोनों का क्षमता होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब वो H+ देता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, और जब वो H+ लेता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो बोला गया कि जब आप इसका pH निकालेंगे, इसका pH का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसका pH का फॉर्मूला होगा pKa1 + pKa2 / 2। यही इसका pH का वैल्यू होगा। तो जब आप इसका pH का वैल्यू को निकालेंगे तो कौन कौन सा स्टेटमेंट्स का होना ज्यादा सही है, ताकि आपका वैल्यू जो आप कैलकुलेट करें वो बहुत ही शानदार तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आए। तो उसके लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, और वो अप्रोक्सीमेशन क्या लिया जाता है बेटा? वो अप्रोक्सीमेशन ये लिया जाता है कि ये जो CO3 2- आयन यहाँ पर बन रहा है ना, और जो ये H2CO3 बन रहा है ना बेटा यहाँ पर, इन दोनों का कंसंट्रेशन लगभग सेम हो जाए, लगभग सेम हो जाए। अब ये सेम कैसे होगा? अगर
इनका आयंस में टूटने का जो डिग्री है, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या बता रहा है, हद को बता रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो कितने हद तक टूट सकता है। तो ये इनका कंसंट्रेशन सेम लगभग तभी हो सकता है जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बराबर हो जाए। मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। आगे सी में देखो, बोथ ए एंड बी, इस कंप्रीहेंशन में ओनली सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो आप ए और बी दोनों को नहीं सेलेक्ट कर सकते, लेकिन ए और बी के जगह पे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ए को चुनेंगे तो ये भी तो सही है। सवाल ये आएगा फिर आपने इसको क्यों नहीं चुना, इसलिए ऑप्शन सी को आप चुनेंगे। या इनका पीएच, एम्फीप्रोटिक का जब भी आप पीएच निकालोगे तो जो यहां पर बन रहा होगा उनका कंसंट्रेशन अगर सेम है तो जो पीएच का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो बहुत शानदार निकल जाएगा, वो बहुत एक्यूरेट निकलेगा। ठीक है, तो इनका कंसंट्रेशन सेम होने के लिए इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी सेम आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो आपने देखा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखने में हो सकता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा लगे, टाइम टेकन लगे, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन के सवाल को सॉल्व करते वक्त पहले कॉम्प्रिहेंशन को मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, तो फिर वहीं पर सॉल्व करके निकल जाओ। लेकिन अगर अटकते हो तो आप कॉम्प्रिहेंशन को देख सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आपका जो थियोरी जो आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है वो क्लिक कर जाए। तो आज का सवाल यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल के साथ। धन्यवाद।